चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। माननीय सदस्यों, आज भारत की एकता सर्वोपरि है। सभी राजनीतिक नेताओं तथा सभी नागरिकों से मेरी अपील है कि वे प्रजातांत्रिक संस्थाओं का सुचारू रूप से संचालन करें और राष्ट्रीय सामंजस्य के लिए एकजुट होकर कार्य करें। सब लोगों को अपने कर्तव्य का निष्ठा से निर्वाह करना चाहिए। मेरा लोगों से अनुरोध है कि वे राष्ट्रीय एकता का सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करके धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और लोकतंत्र के प्रति राष्ट्र की वचनबद्धता के निर्वाह में अधिकाधिक योगदान करें। पिछले वर्ष हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। 7वीं योजना की शुरुआत से देश के उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। कानून का शासन हमारी लोकतंत्रीय प्रणाली का एक दूसरा बुनियादी असूल है। यह हर नागरिक को समान रूप से रक्षा की गारंटी देता है। हमारे देश में कानून के सामने हर नागरिक समान है, इसलिए इसका परिपालन अति आवश्यक है। कानून लागू करने वाली एजेंसियों का फर्ज है कि वे शांतिप्रिय समाज के हितों के लिए कानून को मजबूती से लागू करें। हमारा गणतंत्र सहनशीलता और एक दूसरे के प्रति सम्मान पर आधारित है। यह हमारी लोकतंत्रीय प्रणाली की मुख्य विशेषता है। लोकतंत्र विभिन्न शक्तियों में तालमेल रखता है और समाज को एक समान लक्ष्य की ओर ले जाता है। राजनीतिक मतभेदों को दुश्मनी का रूप नहीं लेना चाहिए। जनता के अधिक से अधिक कल्याण के लिए बेहतर से बेहतर कार्यक्रम तैयार करने में राजनीतिक दलों को एक दूसरे से बढ़ चढ़कर कोशिश करनी चाहिए। यह सभी जानते हैं कि लोकतंत्र में मतदाताओं का फैसला सर्वोच्च होता है, इसलिए जनता की इच्छा को स्वीकार किया जाना चाहिए। अगर हमारे अंदर किसी तरह का मतभेद पैदा होता है तो मेरे विचार में हमें उसे आपसी बातचीत और सद्भावना के जरिए हल करना चाहिए। अध्यक्ष जी, मैं भारतीय व्यावसायिक समुदाय से अनुरोध करता हूं कि वे देश की अर्थव्यवस्था के विकास के हित में विदेशी व्यापार में वृद्धि में अधिकाधिक योगदान करें। सरकार अपनी नीतियों के जरिए आर्थिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दे रही है। भारतीय उद्योगपतियों को इसका लाभ उठाकर आर्थिक प्रगति की प्रक्रिया को बल देना चाहिए। विभिन्न देशों के साथ सहयोग बढ़ाने से नई तकनीक के आयात तथा पूंजी की उपलब्धि के अवसर बढ़ गए हैं। इससे भारतीय माल के लिए नए हॉट मिल सकते हैं, किंतु इन सुविधाओं का देश को तभी लाभ मिलेगा जब हमारे उद्योगपति तथा व्यवसायी अपनी क्षमता व कुशलता का उपयोग करके विकास कार्य में हिस्सा ले। जैसे जैसे देश की अर्थव्यवस्था का विकास होगा, विदेशों में काम करने के लिए हमें अधिक से अधिक अवसर मिलेंगे और आधुनिक तकनीक के आयात की मांग भी चढ़ेगी, किंतु आयात की ज़रूरतों को निर्यात में पर्याप्त वृद्धि के जरिए ही पूरा किया जा सकेगा। सरकार को अपनी ओर से इसके लिए हर संभव प्रयास करने में पूरा सहयोग देना चाहिए। विदेशों में संयुक्त उद्यमों की स्थापना तथा उनके सही तौर से संचालन में भारतीय वाणिज्य व
उद्योग महासंघ जैसे संगठन बहुत मदद दे सकते हैं। विदेशी वाणिज्यिक संगठनों से संपर्क तथा सहयोग बढ़ाने की भी जरूरत है। साथ ही भारतीय माल को विश्व बाजार में प्रतियोगी बनाने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत का हिस्सा बढ़ाने के लिए सरकार तथा व्यावसायिकों के बीच सहयोग बढ़ाना आवश्यक है। अगले 10 वर्षों में वार्षिक 5% की दर से आर्थिक प्रगति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत के निर्यात में वार्षिक 9% की वृद्धि होगी। आर्थिक विकास में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उपाध्यक्ष जी, यदि आधुनिक काल में विधानमंडलों का महत्व कुछ कम हो गया है तो उसका कारण यह है कि आधुनिक प्रशासन की समस्याएं अत्यंत जटिल हैं और विधानमंडल तथा विधायक इतने साधन संपन्न नहीं है कि विधान तथा नीति निर्माण की समस्याओं पर गहराई से विचार करें विधान तथा नीति निर्माण की समस्याओं पर गहराई से विचार कर सकें तथा प्रशासन की कारगर ढंग से निगरानी कर सके। इसलिए यह मांग सर्वथा उचित है कि सचिवालयों की सेवाओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सरकार की ओर से होना चाहिए। एक विधायक या संसद सदस्य से यह आशा करना कि वह अपने वेतन में से एक समर्थ व्यक्ति या विधि विशेषज्ञ का खर्चा वहन कर सके। विधान सभाओं और संसद के सचिवालय पर सामूहिक रूप प्रत्येक सदस्य का अधिकार होना चाहिए, चाहे वह शासक वर्ग का हो या विरोधी दल का। इस सिलसिले में आयोजित गोष्ठी में एक सदस्य ने यह भी सुझाव दिया है कि सदस्य केवल विधायकों की भूमिका दे और इस ढांचे को भरने का पूरा उत्तरदायित्व सचिवालय ले, मगर सचिवालय पर इतना निर्भर रहना भी कालांतर में निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकारों को कम करना होगा। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न एक विधायक और विधानसभा के अध्यक्ष के संबंधों का है। इस दिशा में पिछले कई वर्षों में अनेक गलतफहमियां पैदा हो गई हैं। यद्यपि अध्यक्ष प्राय शासक वर्ग ही एक सदस्य रहता है, फिर भी अध्यक्ष चुने जाने के बाद सामान्यतः उसका उत्तरदायित्व अपने दल के प्रति समाप्त होकर उस प्रतिनिधि सभा के प्रति हो जाता है। उसका नियमन करने के लिए उसे निर्वाचित किया हो। बदलते हुए राजनीतिक नक्शे के साथ साथ यह जरूरी दलों की शक्ति में व्यापक परिवर्तन हो जाए। विरोधी दल अब उतने कमजोर नहीं रहे हैं कि उनकी अवहेलना की जा सके, मगर साथ ही उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है और अनेक विधानसभाओं के बीच कोई प्रभावशाली और रचनात्मक कदम उठाने की हिम्मत नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि इस विधेयक पर आजकल जो बहस हुई है उसमें हमने पूरा विरोध किया है और इस संबंध में अपने तर्क पेश किए हैं। सरकार ने हमारे किसी भी सुझाव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। जहां तक इस कानून को अमल में लाने का संबंध है, केंद्रीय सरकार पूरे तौर पर राज्य सरकारों पर निर्भर है। मंत्री महोदय ने कहा है कि कई सूबों ने इस बारे में सहयोग देने का आश्वासन दिया है, लेकिन मैं जानता हूं कि कई सूबों ने इस कानून का बहुत सख्त विरोध भी किया है। उनका कहना है कि केंद्रीय सरकार को किसी भी तरह
सहकारी क्षेत्र की संस्थाओं के संबंध में अपने अधिकार को प्रयोग करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। फुल स्टॉप, समाप्त।